काम्या मोटर्स द्वारा बेची गई 1500 गाड़ियों में से 120 की चेचिस नंबर हमारे डेटाबेस से मैच करती है। इन गाड़ियों में से एक भी गाड़ी ऐसी है जो आपको सस्पिशियस लगती है? सर इनमें से एक गाड़ी सुरेश कालरा के नाम से है, जिसे हमारी कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सुरेश कालरा। Happy birthday to you. Happy birthday dear doctor. Happy birthday to you. अरे हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब। अरे जन्मदिन मना रहे हो आप तो धूमधाम पे हैं। मैं भी गिफ्ट ले आया हूँ आप खातिर एक। यो देखो बढ़िया है ना, ये लगाओ एकदम हैंडसम बुआ है। डॉक्टर साहब का दूसरा गिफ्ट ले आओ। अरे जल्दी करो भाई। डॉक्टर साहब बर्थडे मना रहे हो। डॉक्टर साहब या काली पट्टी आपकी आंखों में बांध देंगे, आप जादूगर बन जाओगे, फिर आपका कबूतर उड़ा देंगे। थैंक यू। बांध भाई बांध। अरे बांध दे मुझे छोड़। प्लीज डोंट डू दिस। डॉक्टर साहब हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू। सर ये सुरेश कालरा और उसका छोटा भाई अमित कालरा करीब 1.5 साल पहले हेलो कैब्स की गाड़ियां चलाते थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें निकाल दिया था। निकालने की वजह? हमने हेड ऑफिस से डिटेल्स मंगवाई हैं, जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको अपडेट करते हैं। अमित और सुरेश के नंबर और एड्रेस होंगे आपके पास? जी सर। हाँ राम राम। और 2,000 के बंडल तैयार हो गए? देखिए पैसों का इंतजाम हो गया है, आप बस बताइए कब और कहाँ लाना है। टाइम बुरा होता है ना, ऊँट पे बैठे ना कुत्ता काट लेता है। माफ कीजिएगा मैं समझा नहीं। घना दिमाग ना खर्च करे, पैसे कद और कहाँ देने हैं मैं। आप बस बताइए आपको कब और कहाँ चाहिए। लेकिन बस आप डॉक्टर श्रीधर को कुछ मत कीजिए और उनको छोड़ दीजिए प्लीज। ना पहले पैसे, उसके 4-5 घंटे बाद डॉक्टर पहुँचा दूंगा थारे पास। 4-5 घंटे बाद क्यों? 5 करोड़ है डार्लिंग, गिनने में टाइम तो जाओगा। पैसे कहाँ लाने हैं? घनी जल्दी ना मचाओ है, अगले फोन पे बताऊंगा। सर अमित और सुरेश दोनों का नंबर बंद है, मैंने दोनों नंबर सर्विलेंस पे डलवा दिया है। दोनों का नेटिव एड्रेस हिसार है, अब वहीं चलकर उनकी कोई खबर पता चलेगी। बोलो यादव। सर सुरेश ने अभी अभी भास्कर सब्बरवाल को हिसार से फ़ोन किया था। सर अमित और सुरेश का गांव बनभोरी भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। शर्मा ये मैसेज हरियाणा के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो और अपनी एक टीम हिसार के आसपास के एरिया में भेजो, और तुम खुद श्याम सुंदर के गांव बनभोरी जाकर के जानकारी हासिल करो। सर सुरेश कालरा और अमित कालरा अब कहाँ हो सकते हैं, इसका क्लू ढूंढने के लिए पुलिस अब उनके गांव बनभोरी हिसार पहुंची। नाम मतलब उन दोनों का सपूत नहीं, कपूत है दोनों भी। बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़ के चले गए। ये अमित और सुरेश दोनों नोएडा में हेलो कैब चलाते हैं। कहाँ रहते हैं नोएडा में दोनों? सर वो शायद वैशाली में रह रहे थे। वैशाली में कहाँ? सुरेश और अमित से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए नोएडा पुलिस ने एक टीम उनके गांव बनभोरी में तैनात कर दी थी। वहीं एक टीम वैशाली गाजियाबाद में उस पते पर पहुंची जहां अमित और सुरेश किराए पर रह रहे थे। जरा सुनिए। जी ये घर सुरेश और अमित का है? जी हाँ, पर यहाँ तो काफी दिनों से ताला लगा है। तो फिर ये दोनों अब कहाँ मिलेंगे? जी मालूम नहीं। कहीं भी किसी तरह की कोई डील नहीं होनी चाहिए, मुझे अपडेट करते रहना। सर ये डॉक्टर श्रीधर के अंकल हैं सर। सर श्रीधर मिल जाएगा ना सर? मैं उनको घर वालों को प्रॉमिस देकर आया हूँ कि मैंने उनको साथ लेकर ही आऊँगा। आप चिंता मत कीजिए, हम डॉक्टर श्रीधर को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे मामला ठीक ना लग रहा है, यहाँ रुकना खतरे से खाली ना है। 10 मिनट में अपना अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। अब जल्दी करो। बोलो शर्मा। सर हेड ऑफिस के इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने काफी हेराफेरी और उल्टे सीधे काम किए थे।
कैसी हेराफेरी करते थे दोनों? सर, हमें एक लेडी कस्टमर ने कंप्लेंट की थी कि सुरेश ने उनके साथ मिसबिहेव किया था। उतरो मैडम, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अरे मुझे और आगे उतरना है। सॉरी मैडम, मैं नहीं जा सकता आगे। आप मुझे इस तरह से बीच रास्ते में कैसे उतार सकते हैं? अरे मैडम, आगे जाम नहीं दिखता के? दिस इज नो वे। बकवास बंद करो और आगे चलो। अंग्रेजी ना काटे, ठीक है? उतरा है तारूं। आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं कंप्लेंट करूंगी ना तब समझ में आ जाएगा। हाँ, चल कर दिया कंप्लेंट, उतर। सर, उस पैसेंजर की कंप्लेंट के बाद हमने सुरेश से शो कोज मांगा, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद जब उसके खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी हुई तो पता चला उसके और उसके भाई ने काफ़ी धांधलियाँ की थी। कैसी धांधलियाँ? सर, कंपनी पीक आवर्स में इंसेंटिव देती थी, सुबह 7:30 से लेकर 12:30 बजे तक और शाम में 5 बजे से लेकर 11 बजे तक। और अगर ड्राइवर एयरपोर्ट से सवारी को पिकअप करता है तो उसे 1000 रुपये बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा अगर ड्राइवर एक दिन में 12 राउंड्स लगाता है तो उसे 3000 बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन इन दोनों भाइयों ने कंपनी की इस पॉलिसीज़ का गलत इस्तेमाल किया। अलग अलग सिम कार्ड से अलग अलग आईडीज़ बनाई और इन आईडीज़ से अपनी ही बुकिंग करने लगे और बिना किसी पैसेंजर को बिठाए रैंडम राइड शो करने लगे। और सर, इन सब चीज़ों से हमें पता चला उन्होंने पैसों की बहुत सारी धांधलेबाजी की थी, इसीलिए हमने उन्हें कंपनी से निकाल दिया और ब्लैकलिस्ट कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं अमित और सुरेश ने ये किडनैपिंग हेलो कैब से बदला लेने के लिए की हो? सुरेश कालरा और अमित कालरा, ये उन 6 किडनैपर्स में से 2 नाम थे जिन्होंने हेलो कैब से अपना बदला लेने के लिए 12 अगस्त की रात को उनके किसी एक कस्टमर को किडनैप करने की प्लानिंग की थी और फिर उस प्लानिंग को अंजाम तक भी पहुंचा दिया। हेलो सर जी, हेलो कैब बुक की थी आपने? कर दूंगी। सारा लुकाई समझ रखा है। प्लीज मेरा मदद करेगी, ही इज हिटिंग मी, प्लीज मदद करेगी। और इस कस्टमर डॉक्टर श्रीधर की जान बख्शने के लिए उन्होंने हेलो कैब से 5 करोड़ की फिरौती की मांग की। इन अपराधियों की पहचान सामने आने के बाद पुलिस अब इन किडनैपर्स तक पहुंचने का और डॉक्टर श्रीधर को सही सलामत बचाने का रोड मैप तैयार करने में जुट गई। सर, ये सुरेश और अमित जिस घर में रहा करते थे वहाँ से अमित के दूसरे नंबर के बारे में पता चला। मैंने वो नंबर चेक किया। वो नंबर उन जगहों पे एक्टिव था जहाँ से श्रीधर के फ़ोन से कॉल आए थे। हम डॉक्टर श्रीधर बावड़े नाम में क्या रखा है? इट्स अ मिस्टेक। तुम लोगों ने गलती की। वाटर, पानी, प्लीज। क्या वो नंबर अभी भी एक्टिव है? सर, 5 घंटे पहले तक वो नंबर हिसार में एक्टिव था, फिर वो नंबर बंद हो गया। मैंने उस नंबर को सर्विलेंस पर डलवा दिया है। सर, एक बात और पता चली, ये सुरेश शादीशुदा है, बीवी का मायका है रोहतक में। ये अमित का नया नंबर सर्विलेंस पर डालो, तब तक हम सुरेश की बीवी से मिलते हैं। जी सर। साबिन, हेलो कैब्स वालों ने ना महारी और सुरेश की हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दी। ऐसे ही अमित और सुरेश को काम से निकाल दिया। हमारे तो खाने के भी लाले पड़ गए साहब जी। ऐसे नहीं निकाल दिया, सुरेश और पति ने हेलो कैब्स में गबन किया है। ये गबन मबन मुझे कुछ नहीं पता साहब जी, और गबन तो हेलो कैब्स वाले करते हैं। ड्राइवरों का खून चूसते हैं और खुद घर बैठ के खाते हैं। तुम्हारे पति और देवर ने एक मासूम डॉक्टर का अपहरण किया है और जिस तरह से तुम उन दोनों की बहादुरी का बखान कर रही हो, हमें तो लग रहा है कि तुम भी उन्हीं के साथ मिली हुई हो। मैं कोई मिली विली नहीं हूँ साहब, और गलत तो ये हेलो कैब्स वाले भी हैं। किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। और ये सुरेश और अमित कहाँ होंगे ये भी नहीं पता? पता नहीं साहब। सर, इसका तेवर देख के तो लगता है इसे सब पता है। इसका फ़ोन भी सर्विलेंस पे डालो, हो सकता है ये उनके टच में हो। सर, बोलो त्रिवेदी। सर, अमित का दूसरा नंबर अभी अभी भिवानी में ऑन हुआ था। अमित कालरा का दूसरा नंबर ट्रेस करते हुए नोएडा पुलिस अब भिवानी आ पहुंची थी, लेकिन भिवानी में किडनैपर्स कहां थे इसका कोई भी क्लू अभी तक नहीं मिल पाया था। अरे एक बार बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान पहुंच गए ना, सब ठीक हो जाएगा। शर्मा, अमित का फोन इसी एरिया में एक्टिव था ना? जी सर। तो लोकल पुलिस को यहाँ। शर्मा, एक मिनट, ये गाड़ी वही है ना 154 जे? ये सर, वही ड्राइवर वही है। भाई पुलिस अपना पीछा क्यों कर रही है? ये बात कर रहा है?
देख वहाँ आ रही होगी। पेट्रोलिंग पर होगी यार। अरे नहीं भाई, कल्लू देख यार, तू देख। ओ भाई ससुरे पीछे पड़े हुए हैं भाई। हाँ भाई, अब तेज चलाना भाई गड्डी ने। आप सुंदर, चारों तरफ से गिर गए हो, बाहर आ जाओ हाथ ऊपर करके। गोली क्यों चला रहे साले? अबे निकाल निकाल, गाड़ी निकाल, भगा। फटाफट उसके पीछे लो, निकल गाड़ी। अरे क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे क्या हो गया? अरे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कहा जल्दी। अरे डॉक्टर ने भाग गया। अरे डॉक्टर ने निकाल दिया बाहर। अरे पकड़। पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, जल्दी अंदर ले। आसपास अच्छी तरह से देखो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। कई कोशिशों के बावजूद किडनैपर्स पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मौका वारदात पर वो हेलो कैब बरामद कर ली गई जिसमें डॉक्टर श्रीधर की किडनैपिंग की गई थी। पुलिस किडनैपर की तलाश में लगातार अपना प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कहीं किडनैपर डॉक्टर श्रीधर को मार न दे। सुरेश और अमित के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे, लेकिन फिलहाल किडनैपर कहां छुपा है इसकी कोई भी लीड पुलिस को अब तक नहीं मिल पाई थी। सुरेश भाई, ये पुलिस कहां से आ गई? अरे भास्कर ने खबर की होगी, मैंने तो पहले ही पता था पैसे ना देगा। पैसे की चिंता ना करो, पैसा तो उसकी कब्र से भी निकाल लूंगा मैं। अरे ये मत कर, पुलिस सूंघती हुई यहाँ आ जाएगी। इसको तो पैसे भी ना मिले और पुलिस भी पीछे पड़ गई मारे। साले किसने कही थी फायर करने की? गणा चौधरी पकड़ रहा था, चुपचाप डॉक्टर ने लेके निकल लेते। साले शुक्र मना किसी पुलिस वाले गोली ना लग गई, न तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। अब भाई आपस में झगड़ा मत करो, अब भी हम यहाँ किसी दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं, गाड़ी का भी इंतजाम हो जाएगा, पर हम सबको अपनी अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी और इस डॉक्टर की भी। सर, अमित और सुरेश के कॉल रिकॉर्ड से 4 नंबर ऐसे मिले हैं जो किडनैपिंग वाली रात से बंद है। ये नंबर है किसके? एक नंबर बुद्धन के नाम झज्जर में रजिस्टर्ड है, जहां से डॉक्टर श्रीधर के नंबर से तीसरा रैंसम कॉल गया था। अपना कस्टमर सही सलामत चाहिए ना, तो 5 करोड़ का इंतजाम कर ले। सर, हमने वहां हरियाणा पुलिस की एक टीम भेज दी है। कोई नहीं सर, यहाँ पर कोई नहीं है। और दूसरा नंबर विक्रम राठी के नाम रेवाड़ी में रजिस्टर्ड है, जहां से डॉक्टर श्रीधर के नंबर से चौथा रैंसम कॉल गया था। हाँ राम राम, वो 2-2 हज़ार के बंडल तैयार हो गए। सर, तीसरा नंबर जयंत के नाम भिवानी के मीरपुर में रजिस्टर्ड है, जहां वो लोग हेलो कैब छोड़ के भागे थे वहीं पास ही में उसका खेत है। डॉक्टर सर, चौथा नंबर अमित और सुरेश के गांव हिसार का है, और जिसके नाम ये नंबर है उसका नाम केदार है। सुरेश कालरा और अमित कालरा के बाद पुलिस ने उन सभी किडनैपर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिन्होंने डॉक्टर श्रीधर की किडनैपिंग को अंजाम दिया था, लेकिन वो किडनैपर्स इस वक्त कहां हैं ये पता लगाना अब भी बाकी था। बोल बम बम बम, बोल बम बम बम।
बोल बम 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 बोल बम। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कुलदीप तो है नहीं घर पे, किससे मिलना है तुमको? अरे भाई कुलदीप भाई ने चाबी दी है। भाई हम लोग तो कवड़िया लोग हैं, थोड़ा आराम करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सर वो चारों बुद्धन, विक्रांत, जयंत और केदार अमित और सुरेश के वैशाली वाली घर आते थे, लेकिन फिलहाल वो लोग कहाँ हैं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। इन चारों के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक करो, पता करो इन सब के नंबर में क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो हमें उन तक पहुंचा सके। सर किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए पुलिस को जल्द ही एक अहम लीड मिली। मनीष। जी सर। चल तुझे लेना है। अरे सर लेकिन मैंने किया क्या? सर अमित और सुरेश ही नहीं, उनके चारों दोस्त बुद्धन, विक्रांत, जयंत, केदार सबको जानता है। बता। सर मैं मानता हूँ कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। देख ज्यादा टाइम मत ले, सीधी तरह से बोल दे। 12 अगस्त की रात 10 बजे तक सुरेश, अमित, विक्रांत इन तीनों का फोन तेरे घर पे एक्टिव था। तेरे से मिलने आए थे ना वो? हाँ सर, अमित उस रात मेरी कार लेने आया था, बोला 2-4 घंटे में लौटा दूंगा। फिर रात को 1 बजे जयंत और केदार कार देकर वापस चले गए, लेकिन साहब मुझे नहीं पता था उन लोगों ने किडनैपिंग की है। कैसे मान ले तुझे नहीं पता? साहब मेरा विश्वास करो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये तो पता होगा वो लोग कहाँ छुपे हो सकते हैं। बोल। भाई गांव में पुलिस आई है भाई। ये बात कर रहे हैं, पुलिस 3:30 पहुंच गई। पुलिस आ गई। अरे मेरी बंदूक, मेरी बंदूक। पकड़ राजन, तू आगे देख, इसे मैं देखता हूँ। बता कहाँ है वो लोग? सर बाहर 2 लोग पकड़े गए, लेकिन अमित, सुरेश, एक और आदमी है, डॉक्टर नहीं है। सर अंदर भी कोई नहीं है। बता कहाँ है अमित? ओ भाई पुलिस तो कुत्ते की तरह अपने पीछे पड़ गई, अब क्या करेंगे? वो देख सामने भी खड़ी है। शर्मा, आगे बोल बम की टोली जा रही है। उन लोगों ने भी कावड़िया के कपड़े पहने हैं ना? यस सर। देखो जरा ध्यान से। बम बम बोल बम 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 बम बम। 1 मिनट रोको, जरा रोको। बम बम। डॉक्टर को डॉक्टर श्रीधर, आर यू फाइन? थैंक यू सर, यू हेल्प मी। 14 दिन की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस डॉक्टर श्रीधर को सही सलामत बचाने में सफल हो गई। किडनैपिंग में इन्वॉल्व सभी 6 अपराधी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं।
नोएडा पुलिस के सराहनीय जज्बे के लिए क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम उन्हें सैल्यूट करती है और उन्हें इस सफलता के लिए बधाई देती है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अभियुक्त श्रीकांत चौबे उम्र 16 साल पुत्र नीलेश चौबे, अभियुक्त मुक्ति देशमुख उम्र 16 साल पुत्र शशिकांत देशमुख को आईपीसी की धारा 393 और 307 के तहत दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके साथ अभियुक्त प्रबल बोर्डे उम्र 16 साल पुत्र वामन बोर्डे, अभियुक्त रघु आप्टे उम्र 16 साल पुत्र विश्वास आप्टे को हत्या की साजिश, चोरी और सबूतों का नष्ट करने का दोषी पाती है और आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 393 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। अंधा कानून मुर्दाबाद, अपनी दोस्ती जिंदाबाद। 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 अंधा कानून मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। किसी भी देश के बच्चे, युवा उसका भविष्य होते हैं। उनके कंधों पर देश की प्रगति का भार होता है। लेकिन कई बार कुछ युवा पथभ्रष्ट होकर ऐसे अपराधों को अंजाम दे देते हैं कि समाज और कानून दोनों हैरान हो जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में युवाओं द्वारा किए गए अपराधों की संख्या बढ़ी है और साथ ही यह विवाद भी बना हुआ है कि जुवेनाइल की उम्र क्या होनी चाहिए, 16 साल, 17 साल, 18 साल या फिर कुछ और। हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री का ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें 16-17 साल के 4 लड़कों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सन 2000 से पहले तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के तहत सिर्फ 16 साल की उम्र तक के लड़कों और 18 साल की उम्र तक की लड़कियों को ही जुवेनाइल माना जाता था। 1994 में जब इन लड़कों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तब इन लड़कों की उम्र 16 साल से कुछ अधिक होने की वजह से इन्हें अडल्ट माना गया और जिसकी वजह से इस केस की पूरी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में ना होकर सेशन कोर्ट में हुई। और अजीब बात यह थी कि सजा सुनने के बाद ये बच्चे रोने और डरने की बजाय खुश हो रहे थे। आखिर कहां खो गई थी इनकी मासूमियत और कहां खो गया था इनका बचपन, जो इन्हें मौत के डर से भी आजाद कर गया था। कहीं पुलिस और न्याय प्रक्रिया में कोई चूक तो नहीं हुई थी जिसका ये बच्चे अपने ही तरीके से विरोध कर रहे थे? और अगर ये वाकई में अपराधी थे तो वो कौन सी दुखती रखती समाज की जिसने इन्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया था? हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। क्या? ठीक है, किसी को घर के अंदर मत जाने दीजिएगा, हम लोग अभी आ रहे हैं। सर, मैंने कॉल किया था आपको। फ्लैट नंबर 101, फर्स्ट फ्लोर। खोलो उसे फटाफट, हॉस्पिटल लेके जाओ। मतलब इस वारदात को कम से कम 7-8 घंटे पहले अंजाम दिया गया होगा। सर, हो सकता है कि गले और कान की ज्वेलरी को खींच कर निकाला गया। सर, ये सब देखकर तो लगता है कि मर्डर लूटपाट के इरादे से किया गया। कदम इरादा चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि इस तरह से 4 लोगों को काबू करके बांधना किसी एक के बस का नहीं। कम से कम 3-4 लोग या उससे ज्यादा लोग इस वारदात में शामिल हैं। वो कौन थे और कितने थे? सुनाओ सर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर।
अजीब बात है, बॉडी पे एक भी ज्वेलरी नहीं है और यहाँ इस तरह पैसे छोड़ के गए। इस तरह की वारदात को अंजाम देके इनके घर में इन्हीं की मिठाई खा के इस तरह से सेलिब्रेट करना और फिर इस तरह से पैसे छोड़ के जाना, कदम मुझे लगता है ये जो कोई भी हैं इनसे काफ़ी नफरत करते थे। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान भी नहीं है। मुझे लगता है ये मामला लूटपाट का नहीं बल्कि बदले की भावना से किया गया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया। सारी चीज़ों के फोटोग्राफ्स ले लो। ओके सर। नॉर्मल है यहाँ सब कुछ। किलर्स इस घर को और इस घर के रहने वालों को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि पैसा और ज्वेलरी इसी कमरे में मिलेगा और शायद इसीलिए उन्होंने दूसरे किसी कमरे को छेड़ा तक नहीं। अच्छी तरह से देखो मर्डर वेपन मिलता है क्या। ओके सर। इस घर में वारदात हुई सबसे पहले आपने देखा था? साहब हमने देखा था। साहब हम रोज की तरह दूध देने ऊपर गए तो हमने मैम साहब को आवाज़ें दी। मैम साहब ने साहब कोई जवाब नहीं दिया तो हमने सोचा घंटी बजा देते हैं। तो हम दरवाजे पे गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था हुजूर। हमने अंदर धकेल का दरवाज़ा देखा तो अरे मैम साहब दूध नहीं लेना है काज। सर मैं उनके ऊपर वाले फ्लैट में ही रहता हूँ सर। आपके नीचे वाले घर में 3 लोगों को इतना टॉर्चर किया गया, उनका मर्डर हो गया, आपने कोई आवाज़ कोई शोर सुना? नहीं सर, कोई शोर सुनाई नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं चला। इतना बड़ा कांड इतना चुप से कैसा हो गया ये तो प्रबल ही बता सकता है। भगवान का शुक्र है कि प्रबल बच गया। सर पूरे घर को अच्छे से छान मारा लेकिन कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। अगर इस क्राइम से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है या कुछ याद आता है सबसे पहले हमें बताइए। जी सर। जी सर। देख बेटा, तेरी हालत हम समझ सकते हैं लेकिन अपने घर वालों को न्याय दिलाना चाहता है कि नहीं? चल फिर बता, ये कब हुआ और कैसे हुआ? सर कल रात को मैं अपना रूम बंद करके पढ़ाई कर रहा था। कितने बजे? 8 बजे के आसपास। सर ये साल 10th का बोर्ड है मेरा, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था मैं। तभी पहले डोरबेल बजे। आई की गर्दन पर हथियार रखे हुए थे, उनके बाद कई हथियार थे जैसे तलवार चाकू सब, और दूसरे आदमी ने आई का मुंह बंद कर रखा था। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही एक आदमी मेरे पास आया और उसने मेरा मुंह दबा दिया। मैंने उसके हाथ पे जोर से काटा और उसने मुझे बहुत तेज मारा और मैं गिर गया सर। और उसने मुझे शर्ट से उठाया, उसके बाद आई से पूछा कि कैश और ज्वेलरी कहाँ है, और फिर डोरबेल बजी। डोरबेल बजने की आवाज़ कितने बजे हुई? कोई 1.5 घंटे बाद, मतलब 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद क्या हुआ? सुदीप बाबू आए और उन्होंने उन्हें भी मारा और हमारे साथ बांध दिया। फिर उनमें से एक आदमी बोला कि भूख लगी है। फिर वो लोग किचन की तरफ चले गए। फिर डोरबेल बजी तो वो लोग हॉल में आए और फिर सबको मार डाला। तो तुम कैसे बच गए? वो लोग मुझे भी मारने ही जा रहे थे, तभी नीचे से 3-4 गाड़ियों की आवाज़ आई और वो लोग फिर भागने लगे और एक आदमी ने भागते भागते मेरे सर पे बहुत तेज से डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। तुमने उन 3 लोगों की शक्लें देखी थी ना? पहचानते हो कौन थे वो लोग? पहले कभी देखा था उनको? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा। शक्लें तो याद होंगी ना? हमले सर स्केच आर्टिस्ट को बुलवा के इससे डिस्क्रिप्शन लेके स्केच बनाओ। सर स्केच तो मैं भी बना सकता हूँ। अजीब बात है, कातिलों ने घर के 3 लोगों को मार दिया और इसे जिंदा छोड़ दिया, वो भी तब जब वो जानते थे कि इसने तीनों की शक्लें देखी हैं। और इतने शातिर लोग
बस इस बात से डर के भाग गए कि उन्हें रोड पर कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। सर अगर वो वाकई गाड़ियों की आवाज़ सुनकर भागे होंगे तो सर गाड़ियों की आवाज़ तो उससे पहले ज़्यादा आ रही होगी। अगर उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था तो प्रबल और उसकी माँ को मारकर वो लोग 9 साढ़े 9 तक भाग सकते थे, कि वो जानते थे कि घर में कहाँ क्या रखा है। अगर लूटपाट के साथ साथ मर्डर भी उनका मकसद था तो तब भी उनके पास काफ़ी टाइम था। प्रबल के बाप के 12 बजे आने के बाद उसे मारकर 12:30 तक वो लोग भाग सकते थे। फिर ऐसी सूरत में 2:30 बजे तक वहीं रुके रहने का क्या मतलब हो सकता है? सर मुझे लगता है कि प्रबल हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। कदम, जरा आस पड़ोस में पता करो ये प्रबल लड़का कैसा है, और इस रस्सी के बारे में भी पता करो, कहाँ से और किसने खरीदी। रस्सी नई सी लग रही है, हो सकता है कि इन्हीं दिनों में खरीदी गई हो। ओके सर। ड्राइंग और याददाश्त दोनों काफी अच्छी हैं तुम्हारी। काफी डिटेल में तीनों के चेहरे बनाए तुमने। ठीक है, फिलहाल घर जा सकते हो। जी सर। कदम सर, जरा पता लगाओ ये 3 लोग हैं कौन, और इस प्रबल पे भी नजर रखो। ओके सर। ये लो, खाना है, खा लेना और ध्यान रखना अपना। मैं निकलती हूँ। अगर पापा को पता चल गया मैं यहाँ हूँ तो गुस्सा हो जाएंगे। इन दोनों को तो नहीं जानता, पर इसकी शक्ल से मिलता जुलता एक भिखारी उधर उस रोड पे भीख मांगता रहता है। हाथ से अपंग है, दिन रात उधर ही पड़ा रहता है। भाई साहब नमस्कार, इन रस्सियों को जानते हैं? हाँ सर, ये मेरी दुकान की रस्सी है। अच्छा, इन तीनों को जानते हैं? इन तीनों में से किसी ने खरीदी थी ये रस्सी? नहीं सर, मैं इनको नहीं पहचानता, और इनमें से किसी ने रस्सी नहीं खरीदी है। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, ये 3-4 दिन पुरानी बात है। आखिर इतनी सारी रस्सियाँ कौन खरीद सकता है आपके यहाँ से? हाँ सर, 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था, उसी ने रस्सियाँ खरीदी थी। बोला था स्कूल वालों ने मंगाया है। पता नहीं सर स्कूल वाले भी क्या करते हैं। क्या यही था वो? नहीं सर, ये नहीं था सर। 2:30 बजे तो इंसान सो ही जाता है ना। हाँ, कोई शोरगुल हो जाए तो आँख खुल जाती है, मगर मैंने कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी सर। प्रबल कैसा लड़का है? बहुत अच्छा सर, एकदम सीधा साधा। आज की जनरेशन में ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। गली में भी उसके 1-2 ही दोस्त है सर, रघु, मुक्ति, श्रीकांत वगैरह। वो भी उसके स्कूल में ही पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ घूमता है, नहीं तो पढ़ते रहता है सर। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। प्रबल की फैमिली का माहौल कैसा था? मतलब किसी के आपस में या किसी बाहर वाले से कोई दुश्मनी वगैरह? सर वो प्रबल वामन की दूसरी बीवी का बेटा है। बीवी क्या बोलेंगे, उसने कभी वामन से शादी तो की नहीं। पहले वामन इधर ही रहता था, वैजंती भाभी और सुदीप के साथ। फिर इन लोग को छोड़ के वो औरत के पास चला गया था दादर, वहाँ वो प्रबल हुआ। प्रबल जब 8 साल का था सर, तब वो औरत को छोड़ के और प्रबल को लेके वापस से वैजंती भाभी के पास आया। आपको ये सब कैसे पता? सर वामन ने बताया। तो वामन ने कभी ये बताया कि
प्रबल की माँ दादर में कहाँ रहती है? नहीं सर, वो तो वामन को भी नहीं पता था सर। एक बार उसने मुझे बताया था कि वो औरत कैरेक्टर की सही नहीं थी, तो अभी तो शायद उसने भी किसी से शादी करके घर बसा लिया होगा। पर सर एक बात है, वामन और वैजयंती भाभी प्रबल को प्यार बहुत करते थे, दोनों उसकी चिंता बहुत करते थे। सर प्रबल के एरिया में वारदात के ठीक एक दिन पहले किसी लड़के ने उस रस्सी को खरीदा। सर मुझे लग रहा है कि ये प्रबल हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और सर उसने जो ये स्केच बनवाए सब के सब झूठे हैं, क्योंकि सर इनमें से ये एक स्केच उसके एरिया के आसपास एक भिखारी से मैच करता है। और बाकी के 2 स्केच हैं, इनका हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। मैंने पड़ोसी आसपास के लोगों इन सभी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने इन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया। इसका मतलब है कि प्रबल ने ये चेहरे अपनी इमेजिनेशन से रैंडमली बनाए। वैसे ये भी पता चला है कि प्रबल वैजयंती का सौतेला बेटा है। वामन ने प्रबल की माँ से कभी शादी की ही नहीं, वो उसकी नाजायज औलाद है। सर ये सुदीप, वैजयंती और वामन, इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तीनों की मौत रात को 11 से 1 के बीच हुई है। सुदीप और वैमन का गला घोटने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मौत 3 अलग अलग किस्म के धारदार हथियार से हुई है, जो कि चाकू, तलवार और कोयता हो सकते हैं। तीनों के साथ हाथापाई हुई है और वैजयंती की मौत सिर्फ गला घोटने की वजह से हुई। सर प्रबल बोर्डे की कॉलोनी के पास एक प्लॉट में इसमें हथियार मिले। काफ़ी दिमाग लगाया है, हथियारों को सरसों के तेल से साफ किया है ताकि उस पर खून का कोई निशान न रहे। ये हथियार फॉरेंसिक के लिए भेज दो और ज़रा पता करो कि अगर ये हथियार, ग्लव्स, रस्सी वगैरह प्रबल ने नहीं खरीदे तो इसमें कहीं कोई उसका दोस्त तो शामिल नहीं है, क्योंकि दुकान वाले का कहना था 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था। ठीक है सर। क्या हुआ साहब? वही तो पता लगा रहा। प्रबल तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ सर। 22 सितंबर को रात को 8 बजे से लेकर देर रात 3 बजे तक कहाँ थे तुम? सर उस दिन तो ये रघु और श्रीकांत के साथ वीरेन के घर पढ़ाई करने गया था। वो क्या इस साल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे लोग सब वीरेन के घर चला। साहब आप बेकार में शक कर रहे हो, वो लोग हमेशा वीरेन के वहाँ पढ़ने जाते थे और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो लोग उस दिन भी वहीं पढ़ने गए थे। साहब मेरा बच्चा आवारा नहीं है साहब, वो लोग दोस्त लोग हैं, ऐसा क्यों करेंगे साहब? साहब वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं साहब। भाई साहब। जी सर। इनमें से किसने खरीदी थी आपके यहाँ से रस्सी? किसने खरीदी थी सर? सर उस रस्सी खरीदने वाले लड़के की पहचान हो गई है। सर प्रबल के दोस्त रघु आप्टे ने वो रस्सी खरीदी थी। गुड। कदम जल्द से जल्द पता लगाओ वो हथियार कहाँ से खरीदे गए थे। क्या इनमें से किसी ने आपके यहाँ से हथियार खरीदे थे? जी इन दोनों ने एक तलवार और एक गुप्ती खरीदी थी, पर हम इसे हथियार के तौर पर नहीं बेचते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। नवीन एक तलवार देना। ये तलवार दोनों तरफ से एक जैसी मोटी है। हाँ लेकिन उनके पास जो हथियार था वो काफी धारदार था। पता नहीं सर, पर मुझसे तो यह कहकर खरीदी थी कि हमें ड्रामे में यूज़ करना। कब की बात है? कौन सी तारीख को खरीदा था? सर 1 मिनट।
भाई साहब। हाँ साहब। इन्हें पहचानते हैं? इनमें से किसी दो ने आपके यहाँ पे तलवार और गुप्ती में धार लगवाई थी। साहब वो दो नहीं 3 थे। इसको धार करके दो। इस पे धार क्यों लगानी है? तेरे को काटने के लिए। अरे मजाक कर रहे हैं दादा, ड्रामे में तलवार लगेगी ना, और पेड़ काटने का सीन है, इससे पेड़ कटेगा नहीं, तो इसीलिए धार चाहिए। ये वाला, यही तीनों थे साहब। निकालो बाहर इसे। चलो। श्रीकांत कहाँ है? क्या हुआ है साहब? अरे बताइए तो, हुआ क्या है? क्या कुछ हुआ है साहब? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ये तीनों सुदीप, वैजयंती और वमन इनके मर्डर में इन्वॉल्व है। हम इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने आए। फट्टू, मुझे पता है तू गद्दार निकलेगा। सर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। अंधा कानून मुर्दाबाद, अपनी दोस्ती जिंदाबाद। 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 अपराध को कितने भी शातिर दिमाग से अंजाम दिया जाए, लेकिन गुनाह अपनी गवाही देने के लिए खुद उठ खड़ा होता है। फिर ये तो 16 साल के नाबालिग बच्चे थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था कि जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। लेकिन अपने किए पर इन्हें कोई अफसोस नहीं था। कैसे और क्यों इनकी मासूमियत इतनी विभत्स हो गई थी? ये केस पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि ये कोई सामान्य हत्या या लूटपाट का केस नहीं था। आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था। जिन हथियारों से तुमने वो मर्डर किए थे वो हमने बरामद कर लिया। अब बचने का, अपनी सजा कम करवाने का सिर्फ एक रास्ता है, अपना जुर्म कबूल कर लो। बोलो, क्यों मारा तुमने प्रबल की फैमिली को? क्या फायदा था तुम्हारा इसमें? अपने परिवार वालों को मारने के लिए प्रबल ने क्या डील की थी तुमसे? देखो, कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाओगे, और जो सरकारी गवाह बनेगा उसकी सजा माफ। लेकिन सरकारी गवाह कोई एक ही बन सकता है। अब अगर ये चांस निकल गया तो सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं इस केस में भी इन्वॉल्व नहीं हूँ सर। मैं तो प्रबल के घर से मैं अपने घर चला गया था सर, मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी ये जो गुंडागर्दी है ना, 2 मिनट में तुम्हारे जेब में डाल दूंगा। 3 मर्डर किए, मामूली बात नहीं है। चुपचाप यहीं खड़ा रहो, समझे? कदम सब प्रबल को उठा लो। तेरे दोस्त तुझसे ज्यादा समझदार निकले। बिना अपने हाथ पैर तुड़वाए सब कुछ उगल दिया। अब तेरी बारी है, सारी कहानी शुरू से बता। सर अब उन्होंने सब कुछ बोल ही दिया है तो मैं क्या बोलूं? यही कि तू वैजयंती का चौतेला बेटा है, वामन की नाजायज औलाद। सौतेला और नाजायज मैं अपनी मर्जी से नहीं बना, उनकी वजह से था, जो मुझसे नफरत करते थे। इस नफरत को तूने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिटा दिया। चल, तेरा तो समझ में आता है। अपने दोस्तों को क्या घुट्टी पिलाई, क्या लालच दिया था? दोस्ती में लालच देना पड़े, लानत है ऐसी दोस्ती पे। और दोस्तों को फंसाना भी दोस्ती नहीं है। डायलॉग बहुत अच्छे मारता है, यही डायलॉग मार के लपेटा था उनको भी। हा? सर, May I come in, sir? आओ बैठो। टिफिन लाई हूँ उसके लिए। जी। गुड। वैसे तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? सर वो
मेरा दोस्त है। दोस्त है या दोस्त से कुछ ज्यादा? तुम्हें पता है उसने क्या किया है? मर्डर का चार्ज लगा है उस पर। सर आप उसके बारे में गलत समझ रहे हैं। प्रबल बहुत अच्छा लड़का है, बस सौतेला है ना सर, इसलिए उसकी माँ और उसका भाई उसे पसंद नहीं करते थे। तो जरूरी है कि जो कुछ उसने तुमसे कहा वो सब सच है? हो सकता है उसने झूठ बोला हो। सर अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मान लेती। प्रबल तो स्कूल क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों बैठा है? अरे प्रबल क्या हुआ? तो किसी प्रॉब्लम में है? क्या हुआ प्रबल, बोल ना। हाँ क्या हुआ? सर जब प्रबल ने मुझे बताया कि वो कैसे जला, मेरी तो रूह कांप गई। बाबा देखो ना, आई ने फिर से मेरे को पुराने संदीप बाबू के कपड़े दे दिए। संदीप बाबू को हाथ बार नए कपड़े। मुझे हर बार पुराने क्यों? क्योंकि तेरी शक्ल ही मनहूस है। अपने बड़े भाई के कपड़े पहनने में शर्म आती है तुझे? क्या खराब है इन कपड़ों में? मैं जैसे तो है। भगवान मुझे ही पुराने क्यों? नए कपड़े चाहिए तुझे? ये ले। उसका घाव देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर आप भी उसका घाव देखते ना सर, तो आप उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते। ये बाप है कि जल्लाद? अपने जायज बेटे को तो हाथ नहीं लगाता। बोलो मुझे बेटा मानते ही कहाँ है? प्रबल प्रबल सर अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप प्रबल की बॉडी पर चलने कटने के ऐसे कई निशान देख सकते हो। मुझे लेट हो रहा है, आप प्लीज ये खाना उसे दे दीजिए। कदम सर ये टिफिन साइड में रख दो, उसे यहीं का खाना दो। ओके सर। सर प्रबल की मेडिकल रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पर लगभग 32 घाव हैं। सर इनमें से कुछ घाव पानी से जलने की वजह से, कुछ सिगरेट से और कुछ आयरन से। और सर एक घाव लगभग 5 साल से 1 महीने तक पुराने हैं। मतलब आरती सच बोल रही थी? पक्का नहीं है सर, डॉक्टर पूरी तरह से श्योर नहीं है कि प्रबल ने ये घाव खुद से अपने आप को पहुंचा है या फिर किसी दूसरे ने उसे दिए। अगर सर प्रबल ने खुद से अपने आप को ये घाव किए हैं तो सर ऐसा करने के लिए क्रिमिनल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी मुश्किल काम है सर ये। सर वेपन की फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से हथियारों पे कहीं कोई ब्लड ट्रेसेस नहीं मिले, लेकिन इतना तय है कि वामन की फैमिली की हत्या ऐसे ही हथियारों से की गई है। हथियारों के साथ जो हमें ग्लव्स मिले थे, उन पर जो ब्लड सैंपल्स मिले वो वामन और सुदीप के ब्लड सैंपल से मैच कर रहे हैं। सर मुझे लगता है कि इन सब का मास्टरमाइंड प्रबल ही है। सर वो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। बड़े भाई के पुराने कपड़े बना करे आयन से जला दिया, फिर जो शुरू हुआ, कभी सिगरेट लगा दी, कभी रेजर से मार दिया, खोलता वो पानी फेंक दिया। आम बात हो गई थी ये सब। तेरे बॉडी पे कहीं भी कोई भी ऐसे मार्क नहीं है जो तू खुद नहीं बना सकता, जहाँ तेरा हाथ नहीं पहुँचता। सुतेला होना शक जायज है। अपनी औलाद होती तो शक की जगह हमदर्दी जता रहे होते आप। मेरे बाप ने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया, कभी मिलने नहीं दिया, तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। तो तूने सोचा कि तेरी अपनी माँ तो है नहीं और ये लोग तेरे अपने नहीं है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्यों ना तेरी अपनी हो जाए? प्रॉपर्टी के लिए मारना होता तो कब का मार देता। फिर किस लिए मारा? शिंदे सर इसे भी इसके दोस्तों के पास ले जाओ। अब ये सब साथ में मिलकर बताएंगे कि ये मर्डर इन्होंने क्यों किया। कदम सर इसके परिवार में कोई है सगा सौतेला, कोई बच्चा है? हाँ सर, वैजंती की माँ है। प्रबल झूठ बोल रहा है साहब। वैजंती, सुदीप और वामन ने कभी भेदभाव नहीं किया उसके साथ। जिस स्कूल में सुदीप जाता था उसी स्कूल में प्रबल भी गया। दोनों के लिए एक जैसे एफडी अकाउंट खोले थे।
यहाँ तक कि सुदीप के जन्मदिन पर प्रबल के लिए नए कपड़े आते थे। कभी उसे डांटा नहीं, हाथ तक नहीं लगाया उसे। हाँ, शुरू में मेरी बेटी के मन में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन बाद में वो समझ गई थी कि सारी गलती वामन की है। उसके लिए एक मासूम को क्या सजा देना। अपने बेटे से बढ़कर मारा था साहब उसे। पर देखिए साहब क्या किया उसने उनके साथ। सब कुछ खत्म हो गया साहब। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा हो। थैंक गॉड यार तू आ गया, अब हम सब साथ में हैं। कदम, मुझे प्रबल की कहानी से ज्यादा इनकी कहानी सच लगती है, क्योंकि अगर प्रबल की माने तो वामन बड़ा ही गुस्सेल टाइप का आदमी था और इसीलिए वो उसे टॉर्चर करता था। लेकिन फिर कमाल की बात यह है कि उसकी बीवी और सुदीप के बॉडी पर कोई हमें ऐसी इंजरी का मार्क नहीं मिला जैसा प्रबल की बॉडी पे मिला। सर मुझे तो लगता है कि ये प्रबल झूठ बोल रहा है। हो सकता है उसने ये झूठी कहानी सुनाकर सबको फूल बनाया हो। आखिरकार उसे दोस्तों की मदद जो लेनी थी, और सर दोस्तों की मदद लेने के लिए कोई ना कोई झूठी कहानी ज़रूर सुनानी पड़ती, और उस झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए अपने आप को चोट पहुंचाई होगी। सर मुझे लगता है कि ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। तुम सबसे ज्यादा समझदार तो वीरेन निकला, सरकारी गवाह बन गया। तुम भी सोच लो, दोस्ती में जो किया है वो अगर कबूल कर लेते हो तो सकता है सजा कम हो जाए। प्रबल, हमने पता किया तुम्हारे माँ बाप भाई इनमें से कोई तुम्हें टॉर्चर नहीं करता था। ये जो तुम्हारे शरीर पे जख्म के निशान हैं तुमने खुद अपने आप को दिए सिंपैथी पाने के लिए, और खास करके अपने इन दोस्तों को बेवकूफ बनाने के लिए। किसी ने तुम्हें पिटते हुए मार खाते हुए नहीं देखा, और ना ही किसी ने तुम्हारे घर वालों से तुम पर टॉर्चर होने की बात की। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे प्रबल तू सच बता ना सर को, चुप क्यों है बता ना। आपको भरोसा नहीं है सर, पर हमने वो जख्म देखे भी हैं और महसूस भी किए। आज से नहीं, तब से जब ये 13 साल का था। ये तो सब झेल रहा था, बल्कि तंग आकर एक दिन अपनी जान देने की भी कोशिश की थी। प्रबल चल, पागल हो गया तू? क्या करने जा रहा था? मैं हाथ छोड़ता हूँ, मुझे जाने दो, मरने दो मुझे। अबे तू पागल हो गया क्या? क्यों मरना चाहता है? तुम देखना चाहते हो? ये देखो। क्या हुआ? ए, क्या करके रहा है तू इधर? आई वो दिख तो रहा है चोरी कर रहा है ये। मैं अपनी आई की फोटो ढूंढ रहा था। अपनी माँ की फोटो ढूंढ रहा था? हैं? चोर कहीं का, चोरी कर रहा है ना? मैं चोरी नहीं कर रहा था। ऐसे नहीं बताएगा तू। ये सबक जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं तू। आज बचा लो। सर उसके जख्म से खून बहते हुए हमने देखा था, और वो आखिरी जख्म था। उस दिन के बाद हमने प्लानिंग करके तैयारी शुरू कर दी। ग्लव्स मिले? हाँ मिले यार, पर तूने जो बोले थे वो वाले नहीं मिले। ये देख। अरे चलेगा। अरे यार इस पे धार लगवानी पड़ेगी वरना से चूहा भी नहीं मरेगा। चलो। अरे सुनो ना, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। उपाय करने के लिए मैं रेडी हूँ, पर ये तरीका गलत है। मैं इसमें तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ भाई, ये ले ले तू। मैं जा रहा हूँ। देखा, कमीना गिरगिट की तरह रंग बदल लिया।
कहीं से जाके बक गया तो? यार वीरेन ठीक कह रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और जितना बुरा मेरे साथ हुआ है ना, उससे बुरा क्या होने वाला है। देख यार, अब तो बहुत सह लिया। हम दोस्तों के होते हुए तू रोज मार नहीं खाएगा। कहाँ आवारागर्दी करने गया था? तुम लोगों ने मुझे नर्क से निकालकर नई जिंदगी दी है। अरे खुशी की तो बात है, मिठाई बनती है कि नहीं? हाँ हाँ बनती है। अरे हाँ यार, अभी लाता हूँ। हेलो। यार खुशी हमारी और मिठाई उसके पैसों की। गलत किया हमने, नहीं खानी चाहिए थी ये मिठाई हमें। तो जितना खाया उसका पैसे रख देते हैं, हिसाब बराबर। हाँ ये ठीक है। हो गया सब? हाँ सब खाली हो गया। चल सही है। श्रीकांत तू ये लूट का सामान लेकर निकल। चल, और तुम दोनों मेरे साथ चलो। इन चारों की उम्र बेशक कच्ची थी, लेकिन गुनाह को अंजाम देने का तरीका सधा हुआ था, इतना कि पुलिस भी हैरान थी। 1994 में हुआ यह अपराध सुर्खियों में था, हर किसी की जुबान पर था, जिसे देखो इसी की चर्चा कर रहा था। और यह चर्चा अगले पड़ाव पर तब पहुंची जब 1997 में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए अदालत ने रघु और प्रबल को मौत की सजा सुनाई और श्रीकांत और मुक्ति को उम्र कैद की। यह अपने आप में एक मिसाल थी, क्योंकि इससे पहले इस उम्र के बच्चों को कभी मौत की सजा नहीं दी गई थी, बल्कि इस उम्र के बच्चों के प्रति अदालत नरमी का रवैया रखती है, लेकिन इस केस में सख्ती बरती गई थी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अभियुक्त श्रीकांत चौबे उम्र 16 साल पुत्र नीलेश चौबे, अभियुक्त मुक्ति देशमुख उम्र 16 साल पुत्र शशिकांत देशमुख को आईपीसी की धारा 393 और 307 के तहत दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके साथ अभियुक्त प्रबल बोर्डे उम्र 16 साल पुत्र वामन बोर्डे, अभियुक्त रघु आप्टे उम्र 16 साल पुत्र विश्वास आप्टे को हत्या की साजिश, चोरी और सबूतों का नष्ट करने का दोषी पाती है और आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 393 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। अंधा कानून मुर्दाबाद, अपनी दोस्ती जिंदाबाद। अंधा कानून मुर्दाबाद, अपनी दोस्ती जिंदाबाद। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में प्रबल की घरेलू हिंसा वाली बात झूठी पाई गई। प्रबल ने दोस्तों से झूठ बोला और वो मासूम सही गलत सोचे बिना दोस्ती की खातिर अपराधी बन गए। प्रबल और रघु को फांसी की सजा मिलने के 3 महीने बाद इनके वकील ने इनकी कम उम्र को बेस बनाते हुए मर्सी प्ली फाइल की, जिसकी वजह से इनकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि इन चारों लड़कों ने मिलकर इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, इसलिए कोर्ट ने इन्हें अलग अलग जेल में रखने का आदेश दिया। नमस्ते सर। मैंने तुम्हारे केस की फाइल देखी है, बहुत पहुंची चीज है तू, लेकिन यहां पर पहुंचने की कोशिश मत करना। सर मैं ऐसा नहीं हूं। अगर तुम ऐसे नहीं हो तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। सर मैंने पेंटिंग क्लास के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, मैं कब से क्लास ज्वाइन कर सकता हूं? इसके लिए तुम्हें पेंटिंग बनानी होगी। आज शाम तक तुम्हारे पास पेंटिंग बनाने का सारा सामान आ जाएगा। थैंक यू सर। नया है क्या तू? चाल डालते एकदम कौला लग रहा है।
यार सारे कैदियों में से जेल का डॉन कौन है? वो दिखा, वही चाहिए। सारा इलीगल काम उसी के अंदर चलता है। नमस्ते भाई, नया हूं मैं यहाँ। सुना आप दोनों यहाँ के, बहुत रौब है आप। तू यहाँ पे भाई बनने आया क्या? बनने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। बस इतना बताने आया हूं, मेरे रास्ते मत आना। बड़े दिनों बाद में कोई कौला आया है, मजा आएगा। हाँ, इसकी चाल तो देखो, बड़ी मस्त है। इसका हाल चाल लेना पड़ेगा। हेगड़ी किसको दिखा रहा है? चल जाके सो जा। मैं हूं ना तेरे लिए मेरी जान। हाँ? छोड़ मुझे, 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 चल। तू आत्महत्या करने क्यों जा रहा था? सर वो मेरे साथ जो करने जा रहा था, उससे अच्छा तो आत्महत्या करना। प्रबल ने भाई सिंह पर मॉलेस्टेशन और रेप की कोशिश का आरोप लगाया था और इसके बाद सारे कैदी उससे खुद ही दूर रहने लगे थे। वो समझ गए थे कि बच्चा दिखने वाला ये लड़का असल में बहुत शातिर है, लेकिन इस दोहरे चेहरे के पीछे का असल सच क्या था ये तो प्रबल ही जानता था। तुम्हारी पेंटिंग की बहुत तारीफ हुई है, खास करके वो बुद्धा वाली पेंटिंग तो 8,000 में बिक भी गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने अंदर के कलाकार को मरने नहीं दिया। सर ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच सर। सभी उसके कला के प्रशंसक थे। उसके हुनर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त में भी उसकी पेंटिंग 8,000 में बिकी थी। ना सिर्फ पेंटर बल्कि वो एक अच्छा मूर्तिकार भी था। उसकी इन खूबियों ने जेलर खानविलकर का दिल जीत लिया था, लेकिन क्या वो वाकई में सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था? सर ये क्या? ये फोन, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, नो कनेक्शन, नो झंझट। तुम कहीं भी हो अपने घर में लैंडलाइन पर बात कर सकते हो। देखा बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। इससे मैं 1 मिनट उससे बात कर सकता हूँ क्या? वैसे ये अलाउड तो नहीं है, लेकिन तुम एक कलाकार आदमी हो इसलिए मैं तुमको मना भी नहीं कर सकता। बोलो नंबर बोलो। थैंक यू सर। घर वाले जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो कर ले शादी। अच्छा, तू जानता है ना मैं तेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। तू कभी ना कभी तो बाहर आ जाएगा ना, मैं इंतजार करूंगी। मुझसे इतना प्यार करती है, फिर तो कुछ करना पड़ेगा। सुन, बोरीवली हॉस्पिटल में मिलते हैं, ठीक है? चलो स्माइल कर।
क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ तेरे को? अरे क्या हुआ? अरे क्या चलो। नाबालिग प्रबल अब अडल्ट हो चुका था। कम से कम अपने बर्ताव में उसने इतनी भलाई और नरमी दिखाई थी कि जेलर और सारा स्टाफ उसके चंगुल में फंस चुका था। इन सब की अनदेखी करते हुए प्रबल द्वारा यह कहानी किसी और ही मोड़ पर जाने वाली थी। प्रबल इतना शातिर हो गया था कि यह कहना मुश्किल था कि वो अब क्या करने वाला है। अरे बाबा रहने दे, अगर डॉक्टर ने देख लिया ना तो कंप्लेन कर देगा कि कहाँ तेरा किडनी का इलाज चल रहा था और तू मेरी सेवा कर रहा है। रहने दे। यही तो दिक्कत है सर, कोई आपको समझता ही नहीं है। घर वाले ड्यूटी की वजह से नाराज और पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं करते, इस बात से नाराज। इतना ही बहुत बड़ी बात है कि तू हमारे दुख को तो समझा, पर एक बात तो है, अरे क्या मालिश किया है तूने, एकदम आराम लग रहा है। सर आप अगर कहो तो दिमाग की तरावट का भी इंतजाम करवा दो। तीन बियर किसके लिए चाहिए? वो बाबा के लिए चाहिए, उन्होंने ही लिख के दिया है। ये दवाई दीजिए। 10 किस लिए? हमेशा तो एक लेके जाती हो। वो माँ गाँव जा रही है ना, इसीलिए। ओके। हेलो, क्या तुम देखो आसपास कहीं मिलते हैं क्या, और हॉस्पिटल पे नजर रखना। सर वो प्रबल, प्रताप और विनोद को बेहोश करके अपनी गर्लफ्रेंड आरती के साथ बोरीवली हॉस्पिटल से भाग गया है। फौरन वायरलेस को मैसेज करो, प्रबल की फोटो डिस्ट्रीब्यूट करो, दो की टीम बना के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब जगह भेजो, और उस आरती की फैमिली से भी पूछताछ करो। ओके सर। आ गया तू? मैसेज मिला तेरा इंतजार कर रहा था। आजा अंदर आजा। क्या रे, तू तो अकेला आने वाला था ना? यार तू हम लोगों का बचपन का फ्रेंड है, और ऐसा तो है नहीं कि तू आरती को जानता नहीं है। मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा यहाँ। ठीक है। पता ही नहीं चला सर कब चली गई, सारी शादी की तैयारी हो गई। फिलहाल हमें इतना पता है कि जिसके साथ वो भागी है वो एक शातिर क्रिमिनल है। कदम सर, इनसे आरती की फोटो ले लो और महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशन में आरती और प्रबल दोनों की फोटो सर्कुलेट कर दो। अपने खबरियों को अलर्ट करो और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब जगह इनकी फोटो लगवा दो।
ये ले बड़ा पाव। प्रबल, हम कब तक ऐसे समीर के घर बोझ बन के रहेंगे? तू नहीं तो मैं तो कुछ काम कर ही सकती हूँ ना। लोगों के घर झाड़ू पोछा ही कर देती हूँ। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि पुलिस अब सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी ढूंढ रही होगी। एक आइडिया है मेरे पास। अरे भैया, आपकी गाड़ी का पीछे वाला टायर पंक्चर है। ये पंचर है? हाँ। क्या हुआ तो है? ये टायर किधर पंचर है? ये दिख रहा है टायर पंचर है। टायर पंचर रहता तो रोड से चिटका रहता है वो। मुझे लगा वो पंक्चर है, इसलिए मैंने बोला। कुछ काम धंधा नहीं रहता तो ऐसे ही बोलेगे ना। काम हो गया? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई चोरी करने की। हिम्मत नहीं मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अच्छा काम मिलने वाला है? भैया, आपकी गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर है। कहाँ पंचर है? पंक्चर है? अरे नहीं है पंचर। अरे मुझे लगा। सॉरी सॉरी भैया। देखा, ये हुई ना बात। तुम्हें ठीक से याद है यही दोनों थे? हाँ सर, मुझे याद है यही दोनों थे। कुछ अर्जेंट मेल करता था उन्हें। मैंने कहा आईडी लेकर आओ, तो उन्होंने कहा आईडी गाड़ी में रखा है, ला कर देते हैं। मेल करके गए और आईडी लेकर वापस ही नहीं आए। कदम, साइबर सेल से कांटेक्ट करो, पता करो उसने जिस कंप्यूटर पे मेल किया था उसका आईपी एड्रेस क्या है। ओके सर। सर, प्रबल ने जिस कंप्यूटर से मेल किया था उसका आईपी एड्रेस टेस्ट हो गया। सर, नागपुर के किसी समीर कुलकर्णी का है। सनौ ने हमारी एक टीम यहां लगा के रखो। आज नहीं पकड़ से सावंत, ये बाइक का नंबर वायरलेस पे अपडेट करो। और जहां भी मिले वहां रुकने को बोलो। क्विक। मासूम बच्चे से प्रबल एक पेशेवर क्रिमिनल बन चुका था। उसके पेशेवर होने का सबूत यह था कि मुंबई पुलिस उसे ढूंढ रही थी, ये वो जानता था। लेकिन बावजूद इसके वो मुंबई में अपनी पत्नी आरती के साथ दादर में रह रहा था। और ना सिर्फ रह रहा था बल्कि एक अलग तरह की ब्लैकमेलिंग को भी अंजाम दे रहा था, जिसमें वो अकेला नहीं था बल्कि जेल में मिले उसके कुछ पुराने साथी भी शामिल थे। क्या कर रहे हो? खड़ो, चलो सालों को। इधर आओ। इधर आओ। चलो यार, आओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ। यहाँ आओ सारे। घर वाले सोच रहे होंगे कि बच्चे स्कूल में गए हैं और तुम ये कांड कर रहे हो। हम कुछ भी करें, आपको क्या? आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले? ए शाणे, इंस्पेक्टर अजीत कदम। कांस्टेबल अर्चना शिंदे। सर 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 सॉरी सर। सुनो, इन सब की फोटो लो, रजिस्टर पे नाम एड्रेस लो, इनका आईडी लो सबकी।
इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। समझाइए मैम प्लीज। तब तक मैं पुलिस स्टेशन से पुलिस वैन मंगवाता हूँ। सर प्लीज सर। मैम प्लीज। नाम बताओ अपना। मैम प्लीज। इस आदमी का नाम अजीत कदम नहीं है, इसका नाम प्रबल बोडे है और ये इसकी पत्नी जिसका नाम आरती है, ना कि मीरा चौहान। हम लोग इसे बाहर ढूंढ रहे हैं और ये गार्डन में घूम रहे हैं। तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। चल मुंह मीठा कर। मुंह खोल। हम इस बच्चे को देंगे क्या? एक चोर की जिंदगी, वो भी हमारी तरह सबसे छिपता फिरेगा। हेलो, तुम लोग फटाफट घर से निकलो। पुलिस ने तुंडा, श्याम और राजू को गिरफ्तार कर लिया है। लगता है कोई खबर लगी है। पुलिस प्रबल तक पहुंचती, लेकिन प्रबल हर बार बचकर निकल जाता। एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह आए दिन मानो उसे नए नए अपराधों को अंजाम देने की आदत पड़ गई थी। जगह के साथ साथ वो अपना नाम और अपनी पहचान भी बदल लेता था ताकि पुलिस उस तक पहुंच ना पाए। और इसी बीच प्रबल ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया था। जी, एक रूम चाहिए। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। और वो आईडी का तो कोई सीन नहीं है ना? अगर तुम आईडी वाले होते तो यहाँ नहीं आते। 1 घंटे का 2000। 2000 देना जरा इन्हें 2000। आराम से। आरती मेरी बात मानो, अपनी बहन के पास चले जाओ। पुलिस हमें ढूंढ रही है और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो। और ये फोन लो, ये है ना, जब चाहे मुझसे बात करना। चल। क्या हुआ? क्या किया इसने? सर, मार्केट में चोरी करते हुए पकड़ा गया। अच्छा खासा जवान आदमी, चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? क्या नाम है तेरा? अब्दुल शेख। प्रबल बोर्डे अब्दुल शेख बनकर चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। दादर जेल में वो 3 महीने की सजा भी काट रहा था। उसे लगा था कि 3 महीने बाद वो फिर से खुली हवा में सांस ले पाएगा, बड़ी आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंक पाएगा। लेकिन आने वाले समय में क्या भेद छुपा था, क्या होने वाला था, इसका अनुमान प्रबल को भी नहीं था। चोरी की सजा काट रहा। क्या नाम है तेरा? अब्दुल शेख। अब्दुल शेख। सच में बहुत बड़ा कलाकार निकला, लेकिन इतना बड़ा भी कलाकार नहीं है। मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानता हूं। तो अब्दुल शेख नहीं बल्कि प्रबल बोर्डे है। सन 2000 से पहले तक
16 साल से कम उम्र के बच्चे जुवेनाइल लॉ के तहत आते थे, लेकिन सन 2000 में भारत सरकार ने जुवेनाइल लॉ में बदलाव करके इसकी उम्र 2 साल से बढ़ाकर 16 से 18 कर दी। प्रबल और उसके दोस्तों के वकील ने इस नए कानून के आधार पर हाई कोर्ट में सजा कम करने की अपील की, जिसके बाद 2010 में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। लेकिन प्रबल की आपराधिक मानसिकता और व्यवहार नहीं बदला और 2011 में उसे फिर से अरेस्ट किया गया। फिलहाल वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। आज जुवेनाइल क्राइम देश के सामने एक बड़ी समस्या है। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां छोटी उम्र के लड़के लड़कियों ने बेहद निर्हंस और जघन्य अपराधों को अंजाम दिया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने सन 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में बदलाव करते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पास किया, जिसमें अपराध की तीव्रता को मापदंड मानते हुए 16 से 18 साल की उम्र के युवाओं जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं उन्हें अडल्ट मानकर ट्रायल किया जाए। सभी माता पिताओं से हमारा यह अनुरोध है कि वो अपने बच्चों के मन की बात को जानने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी के फैसले उन पर थोपे ना, उनके लिए आदर्श बने, उन्हें रिश्तों का सही मतलब समझाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।